जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। प्रगति परिवार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का आवेदन शुरू हो गया है। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप अपना फॉर्म अवश्य फिल कर लें, क्योंकि अब तो ज़्यादा समय बचने वाला है नहीं। तो आप जल्द से जल्द जाकर अपना फॉर्म अवश्य फिल कर लें। इसमें आप ज़रा से भी देरी ना करें और कोशिश करें कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं ओरिजिनल ही अपलोड करें, ताकि आपको बाद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। जो भी आप आय, जात, निवास वगैरह लगा रहे हैं, नवीन डेट का होना चाहिए, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को क्रैक करने के लिए हिंदी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हिंदी में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर भी सकते हैं और साथ ही में रीजनिंग भी काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाला है वहाँ पर। तो रीजनिंग और हिंदी को अगर खूब ढंग से तैयार कर लिया जाए तो यहीं से लगभग 70 से 80 नंबर हम बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो रीजनिंग और हिंदी को मिलाकर लगभग 70 से 80 नंबर तक बनाए जा सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग वाले पोर्शन में लगभग आपके 55 या 57 क्वेश्चन वहाँ पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए, आज हमने हिंदी का एक टॉपिक चूज किया है, विशेषण। ये वीडियो देखने के बाद आज के बाद आपको विशेषण संबंधी कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिए। जैसा कि आपने जान ही लिया होगा कि हम पढ़ने के वाले हैं विशेषण, जहाँ से आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बनने ही वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। विशेषण एक शब्द है, तो विशेषण है क्या, पहले हम ये जान लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो विशेषण शब्द है, विशेषण से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि विशेषण किसी चीज़ की विशेषता बताने वाला शब्द है, विशेषता किसकी बताता है। तो चलिए देखते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता क्या बताएंगे। गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं कि जैसे अगर कोई आदमी है तो आप कहते हैं कि मोटा आदमी, मोटा आदमी। तो आदमी कैसा है, मोटा है। तो आदमी शब्द संज्ञा हुई और आदमी की विशेषता बता रहा है मोटा, कि आदमी कैसा है, मोटा आदमी है। जैसे कहा जाए कि काला आदमी, तो काला आदमी, तो देखिए काला शब्द क्या है, विशेषता बता रहा है किसका, आदमी का। तो जो शब्द विशेषता बताता है संज्ञा या सर्वनाम की, उसे कहते हैं हम विशेषण, है ना। ठीक है, अब यहाँ जैसे लिखा भी गया है कि बड़ा, काला और लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा, मेढ़ा, 1, 2 आदि, ये सारे शब्द ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। चलिए, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि विशेषण है क्या। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विशेषण एक शब्द यहाँ पर है कि महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए बताया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है क्या, देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो ये तो हमने परिभाषा ही पहले देखी है कि वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण ही कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, तो काला कुत्ता है, तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि एक शब्द विशेषण होता है और एक होता है विशेष। इसको आप अच्छे समझ लीजिएगा, विशेषण या फिर विशेष, ये दोनों है क्या। तो देखिए जैसे एक एग्जांपल यहाँ लिखा गया है कि काला कुत्ता। देखिए यहाँ कुत्ता कैसा है, काला। तो कुत्ता है, काला है, तो काला तो हुआ विशेषण, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको बोलते हैं हम विशेष। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष, और विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे कहा जाए कि लाल टमाटर, तो टमाटर कैसा है, लाल है, तो टमाटर हुआ विशेष और लाल हुआ विशेषण। तो जो शब्द विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की या फिर जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेष कहते हैं। चलिए, ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात आती है कि विशेषण आखिर कितने प्रकार के होते हैं। ये बात आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली कि विशेषण के प्रकार क्या हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल गांठ बांध लेना है, एग्जाम आपका करीब है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं या फिर इनके भेद क्या हैं। तो विशेषण के 4 भेद होने वाले हैं। कितने भेद हैं? 4। विशेषण के 4 भेद हैं। और भेद कौन से? देखो, एक गुणवाचक विशेषण है, एक संख्यावाचक है, एक परिमाणवाचक है, एक सार्वनामिक विशेषण है। तो कभी कभी जो सार्वनामिक विशेषण है इसको संकेतवाचक भी कह दिया जाता है।
जो सार्वनामिक विशेषण है इसको संकेतवाचक भी कह देते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो ध्यान ये भी रख लेना है कि विशेषण 4 प्रकार के हैं। इनके नाम कौन कौन से हैं? तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि इनमें कौन सा विशेषण का प्रकार नहीं है। 3 ऑप्शन इनमें से हो जाएंगे, अगला ऑप्शन एग्जामिनर आपको अलग से दे सकता है कि भाववाचक है ना, या फिर ऐसे करके आपको एग्जाम्पल वहाँ पे दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो विशेषण के 4 प्रकार हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। अब बात करते हैं इनके प्रकार को एक एक को लेकर। ठीक है, अच्छा यहाँ फिर से वही दिखाया गया है कि जो विशेषण हैं ये 4 प्रकार के हैं। गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक हो जाएगा, अगला संख्यावाचक हो जाएगा और यहाँ संकेतवाचक। कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि संकेतवाचक ही सार्वनामिक विशेषण है, दोनों को हम सही मानते हैं। तो संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक। चलिए देखते हैं अब इनके प्रकार की। तो आप अच्छे से पूरी वीडियो अंत तक देखना, आपको हर एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है। तो गुणवाचक विशेषण यहाँ लिखा गया है। तो देखिए बताया गया जा रहा है कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम, तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि विशेषण शब्द हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बताता है। तो संज्ञा सर्वनाम के गुण के बारे में, रूप के बारे में, रंग के बारे में आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ आने वाला है। यहाँ लिखा गया है कि बगीचे में सुंदर फूल हैं। तो फूल क्या हुआ? यहाँ एक संज्ञा हुई और फूल कैसे हैं? सुंदर। तो सुंदर आपका विशेषण हुआ, या फिर फूल आपका विशेष हुआ और सुंदर क्या हुआ? विशेषण हुआ। ठीक है, आगे वही एग्जाम्पल लिखा है कि धर्मपुर स्वच्छ नगर है। तो नगर कैसा है? स्वच्छ है। नगर की विशेषता बताई जा रही है कि नगर कैसा है? स्वच्छ है। अगला एग्जाम्पल लिखा है कि स्वर्णवाहिनी गंदी नदी है। तो नदी कैसी है? गंदी नदी है। अगला लिखा हुआ है कि स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे कैसे हैं? स्वस्थ हैं। और वो क्या कर रहे हैं? तो खेल रहे हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर कुछ और जो समय संबंधी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो समय संबंधी भी आपके विशेषण गुणवाचक में आएंगे। जैसे कहा जाए नया, पुराना है, ताज़ा है, वर्तमान है, भूत है, भविष्य है, अगला है, पिछला है। ये सारे शब्द आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लें हम कि मेरा स्वेटर पुराना हो गया है। तो स्वेटर क्या है? पुराना हो गया है। तो स्वेटर की विशेषता बताई जा रही है कि स्वेटर कैसा है? पुराना है। वही स्थान संबंधी यहाँ पर है, लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, सीधा है, बाहरी है, भीतरी है आदि। ये सारे शब्द स्थानवाचक संबंधी हो जाएंगे, आएंगे गुणवाचक में ही। आकार संबंधी भी होते हैं, जैसे गोल कहा जाए, चौकोर कहा जाए, सुडोल कहा जाए, कि पोला कहा जाए, सुंदर कहा जाए आदि सारे शब्द आकार संबंधी होने वाले हैं। कुछ और भी शब्द हैं जो आपके गुणवाचक विशेषण में आने वाले हैं। जैसे यहाँ बताया गया है दशा संबंधी कुछ बातें। अब दशा संबंधी कौन सी बातें हैं? जैसे कहा जाए दुबला आदमी, आदमी कैसा है? दुबला है, पतला है, मोटा है, भारी है, गाढ़ा है, गीला है, गरीब है, पालतू है। ये सारे शब्द उसकी दशा का बोध करा रहे हैं, इसलिए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला वर्ण संबंधी लिखा है, लाल है, पीला, नीला, हरा, काला, बैगनी, सुनहरी आदि सारे शब्द जो रंग बताने वाले हैं वो वर्ण संबंधी होने वाले हैं, और या फिर सीधा सीधा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले हैं। इन रंगों को छोड़कर जो बाकी भी रंग हैं वो भी इसी के अंदर आएंगे। जैसे कहा जाएगा मटमैला, चितकबरा, ये सारे वर्ण आपके गुणवाचक विशेषण में आने वाले। अब यहाँ गुण संबंधी बताया गया है, जैसे भला है, बुरा है, उचित है, अनुचित है, पाप है, झूठ है आदि सारे शब्द भी गुणवाचक विशेषण में ही आने वाले हैं। यहाँ संज्ञा संबंधी कुछ बातें हैं, जैसे मुंबईया, बनारसी पान, लखनवी, ये सारे शब्द आपके संज्ञा संबंधी आने वाले हैं। तो हमने देखे हैं गुणवाचक विशेषण के कुछ एग्जाम्पल व उनसे संबंधित कुछ और भी जानकारियाँ। ठीक है, अब अगला जो विशेषण प्रकार है संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक में सीधा सीधा है
कि जिनकी हम संख्या कर पाएँ। जैसे यहाँ लिखा गया है कि जिस विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। तो जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो मतलब ये है कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या डिसाइड हो जाए उनको हम संख्यावाचक कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है कि कक्षा में 40 विद्यार्थी, तो विद्यार्थी कितने हैं? 40 हैं। अगला एग्जाम्पल, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, तो भाइयों में, दोनों भाइयों में। अगला, उनकी दूसरी लड़की की शादी है, तो लड़की की, लेकिन कौन सी? दूसरी लड़की की। अगला, देश का हर एक बालक वीर है, तो हर एक मतलब प्रत्येक बालक क्या है? वीर है। अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ संख्या की बात की गई तो संख्यावाचक हो जाएगा। हिंदी बहुत ही आसान है, यहाँ लिखा ही गया है संख्यावाचक, तो संख्या की बात की भी जा रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण के भेद। तो संख्यावाचक जो विशेषण है इसके दो भेद हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक है और अगला है अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित में बिल्कुल क्लियर है कि इनकी संख्या निश्चित होने वाली, जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे 1, 5, 7, 12, तीसरा आदि, इनकी संख्या फिक्स है। 1, 5, 7 मतलब इनकी संख्या फिक्स है, पूर्णांक है, बिल्कुल है ना। तो निश्चित संख्यावाचक हुए। और अगला लिखा है कि अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित का अर्थ ये है कि जिसकी संख्या निश्चित ना हो। जैसे कहा जाए कि भूकंप आने से बहुत सारे लोग मारे गए। अब बहुत सारे लोग मारे गए, इसका अर्थ ये है कि कितने मारे गए, यहाँ इनकी संख्या काउंट नहीं कर पाएंगे, तो हुआ अनिश्चितवाचक। कहा जाता कि अगर भूकंप आया और 1000 लोग मारे गए तो इनकी संख्या कंफर्म थी, हज़ारों लोग मारे गए, 1000 मारे गए, 2000 मारेंगे, 4000 मारेंगे, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। वैसे ही यहाँ परिभाषा भी लिखी गई है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे कई, अनेक, सब, बहुत आदि सारे शब्द अनिश्चित संख्यावाचक होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं जो अनिश्चित संख्यावाचक हैं और निश्चित संख्यावाचक हैं उनके बारे में। तो निश्चित संख्यावाचक के यहाँ भेद बताया कि 6 भेद हैं। तो निश्चित संख्यावाचक के 6 भेद। पूर्णांक बोधक, सीधा अर्थ है कि जो पूरा हो पूर्णांक बोधक कहलाने वाला है। जैसे 1, 10, 100, 1000, लाख, ये पूरे लिखे गए हैं ना। जैसे लिखा गया है कि एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो लड़का एक ही जा रहा है, निश्चित है। और पूर्णांक में भी एक क्या है आपके पूर्णांक में है। 25 रुपये दीजिए, कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे, 4 आम लाओ। तो यहाँ इनकी संख्या बिल्कुल पूर्णांक में आ रही है, पूरी तरह से है। तो ये सारे शब्द आपके पूर्णांक बोधक कहे जाने वाले हैं। अगर यहाँ 25 ना लिखकर यहाँ 2.5 हो जाता, 1.25 हो जाता, 1.25 हो जाता, आधा हो जाता, तो ये पूर्णांक बोधक ना होते, ये फिर होते अपूर्णांक बोधक, और जिनको हम आगे देखने वाले हैं। अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक इनको हमने पहले ही समझा दिया है। जैसे 1.25 है, 1.25 है, 1.5 है, 2.5 है, मतलब पूरी तरीके से पूरे ना हो तो अपूर्ण है। जैसे कहा जा रहा है कि मेरी जेब में भैया 2.5 रुपये हैं, तो 2.5 तो पूरा है नहीं। अगर कहा जाता कि मेरी जेब में 2 रुपये हैं तो पूर्णांक बोधक हो जाता। कहा गया 2.5 रुपये हैं तो अपूर्णांक बोधक हो जाएगा। अगला, पापा ने मुझे 125 रुपये दे, तो 125 रुपये दे, ये भी आपका पूरा नहीं है। और दूधिया ने मुझे 1.5 ग्राम दूध कम दिया, तो दूध कितना कम दिया है? 1.5 ग्राम कम दिया है, तो 1.5 भी आपका पूरा नहीं है। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा और आपको मज़ा भी आ रही होगी। अगला लिखा गया है क्रमवाचक विशेषण। तो क्रमवाचक से सीधा अर्थ है, देखिए अगर क्रम की बात की जाए, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, अगर मैं कहूँ क्लास का अंतिम बच्चा उठकर आ जाए, आखिरी बच्चा उठकर आ जाए, तो आखिरी या फिर अंतिम या फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा या फिर पहला बच्चा उठकर आ जाए, तो बस वही है कि उनके क्रम के बारे में बताया जा रहा है। जैसे दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां आदि। अगर यहाँ सिर्फ 2 लिखा गया होता तो आपका पूर्णांक बोधक हो जाता, यहाँ 4 लिखा गया होता तो पूर्णांक बोधक हो जाता, है ना। जैसे यहाँ लिखा है कि पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का वहाँ बैठे, और राम कक्षा में प्रथम रहा है तो फर्स्ट रहा है, श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ है, तो यहाँ पहला, दूसरा, प्रथम और द्वितीय, ये सारे शब्द उनके क्रम के बारे में बता रहे हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्रमवाचक विशेषण
किया है। अगला लिखा गया आवृत्तिवाचक। अब इसको समझना बहुत ही आसान है, इसको समझना एकदम आसान है। यहाँ लिखा आवृत्तिवाचक। आवृत्ति का अर्थ सीधा सीधा दोहराव से होता है, दोहराना से होता है। तो यहाँ लिखा गया है कि दुगुना है, तिगुना है, 10 गुना है, 4 गुना है, 8 गुना है, 9 गुना है। जहाँ गुना वाली बात की जाए वो आवृत्तिवाचक हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से भी लिखा गया है कि मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, तो मोहन आपसे चौगुना काम करता है। साफ साफ स्पष्ट है कि 4 गुना, चौगुना, और हो जाएगा आवृत्तिवाचक है संख्यावाचक एग्जाम्पल, और उसके अंतर्गत आवृत्तिवाचक है। अगला है लिखा गया है कि गोपाल तुमसे दुगुना मोटा है, तो भाई गोपाल तुमसे दुगुना मोटा होगा, लेकिन हमसे तो दुगुना मोटा नहीं होगा, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो आवृत्तिवाचक भी आप अच्छे समझ गए होंगे। अगला लिखा गया है समूहवाचक, है ना। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद हैं, हमने 4 देख लिए हैं। 5वां है समूहवाचक। समूहवाचक विशेषण से 3, 5, 8 आपको पढ़ने से भी लग रहा है कि पूरे ग्रुप की बात कही जा रही कि तीनों लोग उठकर यहाँ जाओ, 5 लोग निकल जाओ, है ना। तो पूरे ग्रुप या फिर समूह की बात की जा रही, तो समूहवाचक हो जाएगा। 3, 5, 8 सारे शब्द समूह के बारे में बता रहे हैं। जैसे कहा जाए कि तुम तीनों को जाना पड़ेगा, यहाँ से चारों चले जाओ, तो चारों, तीनों पूरे ग्रुप की बात कर रहा है, तो समूहवाचक हो गया, है ना। है ना, कितना आसान हिंदी को समझना। चलिए अगला अंतिम प्रकार देखते हैं प्रत्येक बोधक का। तो प्रत्येक बोधक अर्थ ये है कि जैसे प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक एक आदि है संख्यावाचक में ही। तो प्रत्येक, हर एक, एक एक। जैसे कहा जाए कि गांव में हर एक के पास गाड़ी हो गई है, तो हर एक के पास गाड़ी हो गई मतलब सबके पास गाड़ी हो गई, बिल्कुल घर घर में गाड़ी हो चुकी है। तो वही लिखा गया है, प्रत्येक है, हर एक है, एक एक है, आदि सारे शब्द, है ना। यहाँ लिखा गया है कि प्रत्येक को प्रसाद मिला, तो प्रत्येक को मतलब ये है कि सबको प्रसाद मिल गया है। यहाँ लिखा गया है कि एक एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है, तो एक एक व्यक्ति क्या है, पानी में डूब रहा है, तो एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया। अच्छा, डूब गया लिखा है, तो एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया मतलब हर एक व्यक्ति पानी में डूब गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संख्यावाचक विशेषण में हमने देखा था निश्चित संख्यावाचक, जिनके 6 भेद हमने जान लिए हैं। अगला एक प्रकार बचा हुआ आपका अनिश्चित संख्यावाचक। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है क्या बता रहा है, देखिए अच्छे से आप। अनिश्चित है तो बिल्कुल उनकी संख्या कंफर्म नहीं है। एग्जाम्पल आप अच्छे समझ लीजिए। यहाँ लिखा है सारे आम सड़ गए, तो सारे आम सड़ गए, आप बताइए कितने आम सड़ गए। कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। 4 थे, 6 थे, 8 थे, 10 थे, 1000 थे, 2000 थे, कोई भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगला लिखा गया है कि पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं, असंख्य पुस्तकें हैं, कोई भी संख्या कंफर्म नहीं हो पा रही है। अगला लिखा है कि लंका में अनेक महल जल गए, अनेक महल, कितने महल जले, इनकी संख्या क्लियर नहीं हो पा रही, लेकिन जले जरूर है। अगला लिखा है कि सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए, तो बहुत सारे भैया कितने लोग मारे गए कुछ कंफर्म नहीं है। जैसे कहा जाए कि मेले में हजारों की भीड़ थी, मेले में लाखों श्रद्धालु आए थे, तो लाखों, हजारों, 1 लाख आए थे, 1000 आए थे, 2000 आए थे, 2 लाख आए थे, कोई भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो ये हुआ अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक का कोई भेद नहीं है। संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक के 6 भेद थे, जिनको हमने पहले देखा है। तो संख्यावाचक के 2 भेद, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित, और निश्चित के 6 भेद हमने देख लिए हैं, और अनिश्चित का कोई भेद नहीं है। चलिए बात करते हैं जो अगला प्रकार है ना। एग्जाम्पल फिर से वही लिखा गया है कि लगभग 50 लोग आएंगे, करीब 20 रुपए चाहिए, और सैकड़ों लोग मारे गए, है ना। ठीक है, अगला जो प्रकार है परिमाणवाचक है। तो परिमाणवाचक जो है, देखिए परिमाण का अर्थ सीधा सीधा है कि जिससे किसी वस्तु को नापा या तौला जा सके, है ना। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है, या फिर जिस शब्द से किसी वस्तु का नाप तौल का बोध होता है। और हमेशा ध्यान रखना है कि विशेषण सिर्फ संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अगर कोई शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है, जैसे कहा जाए कि वह धीरे धीरे आ रहा है, तो आ रहा है लेकिन कैसे आ रहा है, धीरे धीरे, तो ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। तो वो क्रिया विशेषण होगा, ये विशेषण है। तो विशेषण सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है, उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कहा जाए कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, तो मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। देखिए कपड़ा है,
इसकी आप नाप कर पा रहे हैं 2 मीटर। अगर यहाँ एग्जाम्पल लिखा जाए, अगर आप ध्यान दें यहाँ 2 शब्द हैं तो 2 आपका संख्यावाचक है जरूर। अगर यहाँ ये लिखा गया होता है कि मुझे 2 आम चाहिए, तो अगर 2 आम चाहिए तो आम को हमने काउंट कर लिया है। और यहाँ लिखा गया मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो मीटर कपड़ा का हम नाप तौल रहे हैं, इसीलिए यहाँ परिमाणवाचक विशेषण हो रहा है। उसे 1 किलो चीनी चाहिए तो 1 किलो चीनी का हम वजन कर पा रहे हैं, तो 1 किलो यहाँ परिमाणवाचक होगा। बीमार को थोड़ा पानी दो तो थोड़ा पानी, ये भी क्या हुआ आपका परिमाणवाचक ही हुआ है। चलिए बात करते हैं आगे। जो परिमाणवाचक विशेषण हैं इनके भी 2 प्रकार हैं। एक प्रकार हुआ आपका परिमाण बोधक विशेषण के 2 प्रकार हैं। एक निश्चित परिमाण बोधक है और एक क्या है अनिश्चित है। तो भैया निश्चित का सीधा सीधा अर्थ है कि बिल्कुल क्लियर होगा और अनिश्चित में क्लियर नहीं होने वाला है। तो जैसे यहाँ लिखा गया है कि 2 सेर गेहूँ, बिल्कुल क्लियर है कि 2 सेर गेहूँ। 5 मीटर कपड़ा बिल्कुल क्लियर है और 1 लीटर दूध बिल्कुल क्लियर ही होने वाला है। और अनिश्चित में क्या है कि आप थोड़ा सा पानी ले आओ, मेरा गला सूख रहा है। अब कितना पानी लाया जाए, थोड़ा सा 31 ले आया जाए तब भी दिक्कत, इतना लाया जाए, इतना लाया जाए, कितना लाया जाए, कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा। अगर कहा जाता कि अधिक काम तो अधिक काम भी हो जाएगा। यहाँ कुछ परिश्रम, कितना परिश्रम कोई कंफर्म नहीं हो रहा है ना। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो परिमाण बोधक में आपने देखा निश्चित और क्या है अनिश्चित, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब विशेषण के एक अंतिम प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के 4 प्रकार थे जिनमें हमने आपको 3 समझा दिया है और एक अंतिम प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण क्या कहता है कि जब कोई सर्वनाम शब्द है ना, जब कोई सर्वनाम शब्द, आप सर्वनाम शब्द यहाँ आ रहा है तो सर्वनाम का अर्थ ये होता है कि सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा की आवृत्ति को या संज्ञा के दोहराव को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम सर्वनाम शब्द कहते हैं, है ना। तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है, सर्वनामों की संख्या 11 होती है और इनके भेद 6 होते हैं। हम आगे सर्वनाम को भी देख लेंगे किसी दिन, है ना। आज हम विशेषण को देख रहे हैं तो यहाँ अच्छे समझते हैं। तो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अच्छे से आप समझिए जो सर्वनाम है, जैसे सर्वनाम के 6 भेद हैं, हालांकि यहाँ सर्वनाम नहीं पढ़ने वाले, आपको समझा रहे हैं। तो जैसे लिखा गया है यहाँ पर वह है और यह है ना, और आप हैं, ये सारे शब्द सर्वनाम में हैं। जैसे मैं है ना, ये सर्वनाम शब्द है। तो जैसे अगर वह है तो अगर लिख दिया जाए कि वह आदमी है, एग्जाम्पल भी लिखा गया है कि वह आदमी, तो आदमी तो हुआ आपका संज्ञा हुआ, और वह आदमी तो वह तो सर्वनाम है, लेकिन यहाँ वह सर्वनाम का काम नहीं कर रहा है, यहाँ वह विशेषण का काम कर रहा है। आदमी लेकिन वह आदमी वह आदमी, तो वह शब्द यहाँ विशेषण का काम कर रहा है और वह क्या है सर्वनाम है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सार्वनामिक विशेषण। और इसे हम कहते हैं संकेतवाचक विशेषण भी। अब संकेत का अर्थ सीधा सीधा वह आदमी, यह आदमी, संकेत ही किया जा रहा है, इंडिकेट ही किया जा रहा है। कहा जाए आपसे कि वह आदमी जा रहा है, वह आदमी आ रहा है, यह आदमी आ रहा है ना, ये सारे शब्द आपके संकेतवाचक में आने वाले, तो इसलिए हम इसको सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे कौन छात्र मेरा काम करेगा, तो छात्र तो संज्ञा हुई और कौन तो है सर्वनाम, लेकिन यहाँ सर्वनाम नहीं, यहाँ सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। सर्वनाम लेकिन विशेषण की तरह काम कर रहा है, तो कौन छात्र मेरा काम करेगा संख्यावाचक में। और थोड़ा सा और बचा हुआ है विशेषण की जो अवस्थाएं हैं, आपसे पूछा जा सकता है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, एक मूलावस्था होती है, एक उत्तरावस्था होती है, एक उत्तमावस्था होती है। तो विशेषण शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, ये तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम ज़्यादा होते हैं। तो किसी भी वस्तु के गुण दोष कम हो सकते हैं। जैसे कहा जाए कि बुरा आदमी, बहुत बुरा आदमी और सबसे बुरा आदमी, तो 3 अवस्थाएं बन गई। इसीलिए हम कहते हैं कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं, मूलावस्था है, उत्तरावस्था है और उत्तमावस्था है। नाम से स्पष्ट, उत्तमावस्था मतलब सबसे उत्तम होने वाला है। तो मूलावस्था जहाँ लिखा गया अच्छी, कोई चीज़ अच्छी होती है और कोई चीज़ अधिक अच्छी होती है और कोई चीज़ सबसे अच्छी होती है। तो ये हुआ आपका उत्तमावस्था, सबसे बेस्ट है आपके लिए। चतुर एक शब्द है, तो
अधिक चतुर कोई हो सकता है और कोई सबसे अधिक चतुर हो सकता है। और एक बुद्धिमान है तो अधिक बुद्धिमान हो सकता है और एक सबसे अधिक बुद्धिमान हो सकता है। एक बलवान है, एक अधिक बलवान है, एक सबसे अधिक बलवान हो सकता है। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं हमने समझी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो विशेषण को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको हिंदी की ऐसी वीडियो मिलने वाली हैं। मिलेंगे फिर से अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को एकदम ज़बरदस्त तरीके से जारी करके रखिएगा, क्योंकि मात्र आपके पास गिने चुने 1 महीने बचे हैं। आप जितना मेहनत कर पाए सिम कर लें और इसके बाद फिर आपको मौका मिलने वाला नहीं है। फिर यही होगा कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। तो इस बार आप जितना हो सकता है अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दीजिए। कोई क्या कह रहा है ये सारी चिंता आप छोड़ दीजिए, क्योंकि दुनिया का काम सिर्फ कहना है। तो आप उनकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस करिए। इस समय आपका सबसे गोल्डन समय चल रहा है। इस समय आपको किसी से कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना हो सकता है पुरानी चीज़ों को रिवीजन कीजिए, जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए, यही आपको फ़ायदा करने वाला है। ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।